नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने जर्मनी के एकीकरण के विषय वस्तु, एकीकरण के कमियां, एकीकरण में मार्ग में बाधाएं और एकीकरण के प्रथम चरण के में प्रशा और डेनमार्क के युद्ध के बारे में बात की। गैस्टेन के समझौते के बारे में हमने बात की। आज हम जर्मनी के एकीकरण के द्वितीय चरण के बारे में बात करेंगे और जर्मनी के एकीकरण के द्वितीय चरण का मुख्य जो बिंदु है वो है प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच लड़ाई या युद्ध या वॉर। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के द्वितीय चरण में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध आवश्यक समझता था और वास्तव में देखा जाए तो उसका उद्देश्य जर्मनी से या जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया के प्रभाव को समाप्त करना था और युद्ध के वातावरण में राष्ट्रीयता की भावना को जगाकर राष्ट्रीय एकता के या राष्ट्रवाद के कारण या राष्ट्रवाद के उभार से जर्मन संघ के लोगों को जर्मन राजाओं की इच्छाओं के विरुद्ध प्रशा में मिलने के लिए बाध्य करना था। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से युद्ध के लिए श्लेस्विग और होल्स्टीन की समस्या का भरपूर प्रयोग किया और ऑस्ट्रिया से युद्ध करने से पहले उसने ऑस्ट्रिया को वो जानता था कि ऑस्ट्रिया कूटनीतिक दृष्टि से जब तक अकेला नहीं होगा तब तक उसे परास्त करना या उससे युद्ध करना हानिकारक हो सकता है। इसलिए उसने ऑस्ट्रिया से युद्ध करने से पहले ऑस्ट्रिया को कूटनीतिक दृष्टि से एकांकी कर दिया। ऑस्ट्रिया के युद्ध से पहले बिस्मार्क ने उसको रूस से अलग किया। इस कार्य के लिए उसने अपने दूत के समय रूस के से करीबी संपर्क बनाए। उसने अपने रूसी राजदूत के रूप में रूस के प्रवास काल में रूसी अधिकारियों से मित्रता प्राप्त की। बिस्मार्क ने जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय से मित्रता कर ली। उसने क्रीमिया के युद्ध के दौरान तटस्थ रहा। इसके अलावा 1863 में पोल विद्रोह के समय उसने रूस का साथ दिया, जिससे उसको रूस की सहानुभूति प्राप्त हो गई। उसने रूस की जो सहानुभूति प्राप्त की, उस सहानुभूति से जर्मनी के एकीकरण के दौरान रूसी सहायता ऑस्ट्रिया को मिलने की संभावना समाप्त कर दी। इस प्रकार उसने रूस को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया क्रीमिया के युद्ध के दौरान। इसी प्रकार बिस्मार्क ने फ्रांस को भी प्रशा का मित्र बनाया। पेरिस में जब वो प्रशा का राजदूत रहा, उस समय उसने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ में मित्रता कर ली। 1865 में वो बियारीज नामक स्थान पर नेपोलियन से मिला, जहाँ पर बियारीज का समझौता, जो कि फ्रांस और प्रशा के मध्य हुआ, बहुत ही फेमस है। और ये समझौता एक समझौता था, उसके साथ साथ एक कूटनीतिक रचना कह लीजिए आप, या एक कूटनीति का हिस्सा था, जिसमें इसकी बातों को गुप्त रखा गया। इस समझौते के द्वारा बिस्मार्क ने नेपोलियन तृतीय को या फ्रांस को प्रशा की मदद के बदले ऐसे प्रदेश देने का वायदा किया जो प्रदेश क्या हुआ। इस समझौते में यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि समझौते में क्या हुआ। समझौते को गुप्त रखा गया और बिस्मार्क ने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि कुछ ऐसे इलाकों को नेपोलियन तृतीय को फ्रांसीसी तटस्थता या फ्रांस को ऑस्ट्रिया से युद्ध में अलग रहने के लिए देने का वायदा किया, जो वास्तव में प्रशा के थे ही नहीं। नेपोलियन तृतीय भी बिस्मार्क की बातों में आ गया और नेपोलियन तृतीय के भी अपने हित इस समझौते में थे। वह दोनों तरह से देखता था इस समझौते को। वह सोचता था कि यदि
प्रशा और ऑस्ट्रिया के युद्ध में प्रशा पराजित होता है तो भी उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इसके उपरांत जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बँट जाएगा और फ्रांस उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा। और यदि इस युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हो जाता है तो भी फ्रांस के लिए अच्छा था, क्योंकि अब यूरोपीय राजनीति में ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व लगभग समाप्त हो जाएगा और ऑस्ट्रिया भी फ्रांस के आश्रित हो जाएगा। इसी प्रकार की कूटनीति बिस्मार्क ने इटली के साथ में की। वह जानता था कि इटली में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रोष है, क्योंकि ऑस्ट्रिया के कारण ही इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा था और इटली का एक भाग वेनेशिया भी ऑस्ट्रिया के अधीन था। और वह यह भी जानता था कि बिना विदेशी सहायता के इटली वेनेशिया को स्वतंत्र नहीं करा सकता या अपने में नहीं मिला सकता। इसलिए बिस्मार्क ने अप्रैल 1866 में इटली के साथ एक संधि की, जिसके अनुसार यह तय हुआ कि जब प्रशा ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करेगा तो इटली वेनेशिया पर आक्रमण करेगा और प्रशा ऑस्ट्रिया से तभी संधि करेगा जबकि ऑस्ट्रिया वेनेशिया का प्रदेश इटली को देने के लिए सहमत हो जाएगा। इस प्रकार बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को दोनों तरफ से आक्रमण करना चाहता था। वो ऑस्ट्रिया के ऊपर दबाव बनाना चाहता था कि जब भी ऑस्ट्रिया का प्रशा से युद्ध हो तो ऑस्ट्रिया को इटली के फ्रंट पर भी लड़ना पड़े। इस उपरोक्त संधियों के द्वारा या उपरोक्त समझौतों के द्वारा या जो बिस्मार्क ने युद्ध से पहले ही ऑस्ट्रिया को यूरोपीय राजनीति में कूटनीतिक रूप से अकेला कर दिया।